हेलो गाइज, मैं हूं तेजदीप जिनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस खोल में। आज आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस वीडियो में सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा डोमिनियन स्टेट्स को अपना मुख्य मुद्दा बनाया जाता है, और इस प्रकार से इस प्रस्ताव से कांग्रेस के कुछ युवा नेता, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर सत्यमूर्ति शामिल होते हैं, इसका विरोध करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस अपना मुख्य लक्ष्य घोषित करे। युवा नेताओं के दबाव से गांधी जी एक वर्ष की मोहलत अंग्रेजी हुकूमत को देते हैं कि आप एक वर्ष के अंदर डोमिनियन स्टेट्स की मांग को मान लीजिए, अन्यथा हमें पूर्ण स्वराज्य को जो है अपना मुख्य लक्ष्य बनाना पड़ेगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करना पड़ेगा। वीडियो के अगले क्रम में हम लाहौर अधिवेशन को देखेंगे, जिसमें पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस अपना मुख्य मुद्दा बनाती है। दांडी मार्च को पढ़ेंगे, आंदोलन का मूल्यांकन क्या रहा और आंदोलन के क्या क्या प्रभाव पड़े, उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए, जिसमें गांधी जी के साथ में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं तथा सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। अर्थात गांधी जी को इस आंदोलन में एक व्यापक जन समर्थन प्राप्त था। इसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहले हम 1928 का कलकत्ता अधिवेशन देखेंगे, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के सहयोग से डोमिनियन स्टेट्स को कांग्रेस ने अपना मुख्य मुद्दा बनाया, मुख्य लक्ष्य बनाया, जिसका कांग्रेस के कुछ युवा नेता, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सत्यमूर्ति शामिल थे, ने इसका विरोध किया कि पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस अपना मुख्य लक्ष्य बनाए। इस प्रकार से गांधी जी युवा नेताओं के दबाव से अंग्रेजी हुकूमत को एक वर्ष का समय देती है कि आप एक वर्ष के अंदर हमारे डोमिनियन स्टेट्स की मांग को मान लीजिए, अन्यथा पूर्ण स्वराज्य को हमें अपना मुख्य लक्ष्य बनाना पड़ेगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करना पड़ेगा। अगले वर्ष 1929 को गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और 2 नवंबर 1929 को भारत के सभी वर्गों के नेताओं द्वारा एक दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जिसको लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा जाता है। इसके अंदर 2 प्रमुख मांगें थी कि जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा उसमें डोमिनियन स्टेट्स को डिस्कस किया जाएगा, तथा गोलमेज सम्मेलन के अंदर कांग्रेस का बहुमत रहेगा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया या रिजेक्ट कर दिया। अगले क्रम में लाहौर अधिवेशन होता है, यानी 31 दिसंबर 1929 को, और कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य बना देती है। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित कर देते हैं, और इस प्रकार से 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस या प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगले क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए इसकी बागडोर गांधी जी को सौंप दी जाती है, और गांधी जी इसके लिए नमक कानून को तोड़ने का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब नमक कानून को ही क्यों तोड़ा, या नमक को ही गांधी जी ने एक हथियार के रूप में क्यों अपनाया, इसके पीछे भी बहुत से तर्क थे, बहुत से कारण थे। कि मुख्य मुद्दा यह था, पूर्ण स्वराज्य था, लेकिन पूर्ण स्वराज्य आम व्यक्ति या एक किसान को समझ में नहीं आता था, लेकिन नमक प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, आम आदमी से जुड़ा हुआ था, और व्यापक जन समर्थन को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता था। इसलिए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और नमक कानून को ही एक हथियार के रूप में अपनाया। इसके पीछे 1882 का सॉल्ट एक्ट भी माना जाता है, जिसके तहत ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी मोनोपोली, अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया था, और उससे पहले जो है भारतीय नमक बना सकते थे, और इस कानून को सर्वप्रथम गांधी जी ने दांडी मार्च के द्वारा तोड़ा। अगले क्रम में आप दांडी मार्च के अंदर 12 मार्च जो है 1930 को दांडी मार्च शुरू होती है। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ में अपने आश्रम साबरमती आश्रम से शुरू होते हैं, और 5 यहाँ पे मिसटाइपिंग हो गई है। 5 अप्रैल 1930 को जो है वो दांडी पहुंच जाते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वो नमक कानून को तोड़ते हैं। ऐसे ही बहुत सारी रैलियां
पूरे भारत के स्तर पर, यानी सीरीज ऑफ सिमिलर मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारतवर्ष में ऐसी बहुत सारी रैलियाँ होती है, अलग अलग जगह पे नमक कानून को तोड़ा जाता है। तमिलनाडु में इसका प्रतिनिधित्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी करते हैं, मालाबारी में के कलप्पड़, और अलग अलग स्थान पे उड़ीसा में गोपचंद्र बंधु चौधरी, असम, बंगाल, नागालैंड आदि स्थानों पे दांडी मार्च की तरह ही कहीं रैलियाँ आयोजित होती है और नमक कानून को तोड़ा जाता है। इस फोटो को देखिए, इसमें गांधी जी और उसके साथ में कई अनुयायी उनके साथ में है, और जो है नमक कानून को तोड़ते हुए दिखाया गया है। अब नमक कानून तो सिर्फ एक हथियार के रूप में था। नमक कानून के साथ साथ में इस आंदोलन के प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप पहले पॉइंट को पढ़िए, डिफाइंस ऑफ सॉल्ट लॉज एंड ब्रिटिश लॉज, यानी नमक कानून को तोड़ा गया, साथ साथ में जितने भी ब्रिटिश लॉज थे, जितने भी ब्रिटिश कानून थे, उनकी अवज्ञा की गई। अब इस डिसओबीडियंस में, डिसओबीडियंस का मतलब ही होता है कि अवज्ञा। जितने भी ब्रिटिश कानून है उनकी अवज्ञा की गई, उनकी अवहेलना की गई। दूसरा बॉयकॉट यानी बहिष्कार किया गया, कानूनी अदालत, सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, समारोह, उन सब का बहिष्कार किया गया। कर की अदायगी, यानी लोगों ने कर अदा करने पर रोक लगा दी। उसके बाद में जितने भी शराब की दुकानें थी, जितने भी लिक्वर शॉप थी, उसका बहिष्कार किया गया। जितने भी विदेशी वस्तुओं की दुकानें थी, ब्रिटिश प्रोडक्ट थे, उनका बहिष्कार किया गया। और जितने भी भारतीय सरकारी नौकरी में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके क्या क्या प्रभाव रहे, इसमें हम अगर देखें तो लगभग 90,000 लोगों को जेल जाना पड़ा, यानी जो जेल जाने वाले लोग थे, जितने कैदी थे, उनकी संख्या असहयोग आंदोलन की तुलना में अधिक थी। दूसरा इसमें दे रखा है, द गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस, सरकार ने पूरा प्रयास किया कि किसी न किसी प्रकार से इसको इस आंदोलन को दबा दिया जाए, इसका दमन किया जाए, परंतु इसकी जो नॉन वायलेंस की जो प्रकृति थी, इसका जो अहिंसक स्वरूप था, उसकी ताकत को देखते हुए सरकार शुरुआत में तो उनको हिचकिचाहट हुई, लेकिन बाद में जो है एक बार जब उन्होंने दमन शुरू कर दिया तो वो सारी मानवता को भुला बैठे। कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर इलीगल, जो कांग्रेस पार्टी थी उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। और जो कुछ हिंसा की घटनाएं भी जो है होने लगी, कलकत्ता और कराची में देखने को मिली। इस आंदोलन की एक मुख्य बात ये थी कि इसमें महिलाओं का योगदान जो था वो एक महत्वपूर्ण था। हजारों महिलाओं ने इसमें भाग लिया। जो शराब की दुकानें थी उनके बाहर हड़ताल करना, या फिर जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, या विदेशी वस्त्रों की जो दुकान है या विदेशी प्रोडक्ट्स की जो शॉप है उनके बाहर तालाबंदी करना या हड़ताल करने का काम महिलाओं ने बखूबी किया था। आगे बीच में एक हिंसा के रूप में धरासना कांड होता है, जिसमें 21 मई 1930 को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होता है, जिसमें 2 युवकों की, 2 प्रोटेस्टर की जान भी जाती है और कई प्रोटेस्टर इसमें घायल भी होते हैं। शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स इससे थरथरा गए थे, लेकिन बाद में जो है उन्होंने इसका दमन शुरू कर दिया था। ब्रिटिशर्स लोग स्टार्टिंग में इसलिए उनको थरथराना पड़ा क्योंकि इसकी जो प्रकृति थी वो नॉन वायलेंस थी, वो एक इसका जो स्वरूप था वो अहिंसक स्वरूप था। और अहिंसा की ताकत जो है वो गांधी जी ने इसमें सबसे पहले, इसका जो परिणाम जो है देखा जाता है वो इसका अहिंसक स्वरूप ही देखा जाता है। इसमें गांधी जी ने ये साबित कर दिया था कि जो अहिंसा है उसकी ताकत सर्वोपरि होती है। पुश इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इनटू द लाइमलाइट ऑफ वेस्टर्न मीडिया, पाश्चात्य जो मीडिया था उसके अंदर इंडियन स्ट्रगल को देखने को मिला था। वुमेन और जितने भी डिप्रेस क्लास थी, जितने भी दमित वर्ग थे, वो अब स्वतंत्रता के मुख्य धारा के अंदर शामिल हो गए थे, जो अब तक इस आंदोलन से अछूते थे। शोड द पावर ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा की शक्ति से परिचित करवाया गया। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसके अंदर कुछ मुख्य प्रस्ताव रखे जाते हैं कि इरविन ने कुछ मांगे रखी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, उसको बंद कर दिया जाए और इंडियंस वुड बी अलाउड टू मेक द सॉल्ट, हम भारतीयों को जो है नमक बनाने के लिए उनको परमिशन दे देंगे। इरविन आल्सो एग्री टू रिलीज अरेस्ट इंडियंस, जितने भी राजनीतिक कैदी है उनको भी इरविन जो है या फिर अंग्रेज हुकूमत है वो उनको छोड़ देंगे। एंड गांधी जी अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल इन लंदन इक्वल, अपने समान अधिकार के साथ में गांधी जी को भी राजी कर दिया गया कि आप जो द्वितीय
गोलमेज सम्मेलन द्वितीय राउंड टेबल जो लंदन में आयोजित होगी उसमें आप शामिल होंगे। इसमें जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उनकी जो फांसी के संबंध में भी गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस मांग को जो है इरविन ने ठुकरा दिया था। इस मांग को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इसकी क्या क्या कमियां रही थी, सबसे पहले आप देखिए, कोई भी ऐसे मेजर कंसेशन के ऊपर नहीं, यानी सरकार ने ऐसा कोई मेजर सुधार नहीं किया था इस आंदोलन के बाद में। दूसरा देखा है जो मुस्लिम वर्ग था उसका इसमें असहयोग आंदोलन की तुलना में कम सपोर्ट था। दूसरा इसमें एक दलित वर्ग था, वो भी इससे जो है एक पृथक चुनाव या पृथक मतदान प्रणाली की मांग करना शुरू हो गए थे। नमस्कार मित्रों, ये था मेरा आज का यूट्यूब चैनल, आज की वीडियो। ये है मेरा यूट्यूब चैनल IAS कोल। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।